Hello student, today we started with business studies of class 12th. Topic is scientific principles of management. That is a part 4. In a previous video we discussed about the principles of management developed by the Henry Fayol, and this is the scientific principles of management developed by F.W. Taylor. Let me started with the topic. Now student, we started with the history of scientific management. जनरली साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स थे वो F.W. टेलर लेके आए थे, जिनका फुल नेम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर. इनका टाइम पीरियड था हमारा 1856 से लेकर 1915 तक का. इनका बॉर्न हुआ था यूएसए में. जनरली इन्होंने जो कैरियर स्टार्ट किया था वो एक स्टील कंपनी थी यूएसए में, जहाँ पर इन्होंने को पोजीशन मिली थी चीफ इंजीनियर की. जनरली इनको फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मेथड्स, जिससे साइंटिफिक मेथड से बहुत अच्छे तरीके से वर्क को कंप्लीट किया जा सकता था मैनेजमेंट में. तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया है. F.W. टेलर ने बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के मेथड्स बताए. इन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव ये किया है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ होना चाहिए. जो भी हम लोग पर्सनस को सिलेक्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको ट्रेन करना चाहिए अच्छे से, और अच्छे से उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो बहुत अच्छे से काम कर पाए और हमारी जो वेजेस है वो भी फेवर्ड में रहनी चाहिए. तो इस तरीके से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेडरिक विल्सन टेलर का. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. साइंटिफिक मैनेजमेंट में जनरली हमें पता होता है, ये एप्लीकेशन पता होती है कि किस तरीके से हमें काम करना है, कितने सही तरीके से करना है, और कौन सा ऐसा वे है जिसमें हमें बहुत अच्छे से वो काम हो सकता है. तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है. तो यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग सिर्फ यही स्टडी करेंगे. हम लोग ट्रायल एरर अप्रोचेस यूज़ नहीं करते हैं. यहाँ साइंटिफिकली जो अप्रूव मेथड है उसका यूज़ करते हुए हम काम करते हैं, ताकि हमें पता है कि इस मेथड का यूज़ करते ही काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी. तो आगे हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि F.W. टेलर ने बनाए थे, वो कौन कौन से हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. पहले मैं जानती हूँ वो 4 क्वेश्चंस बताती हूँ जिसका आंसर की वजह से ही हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बने. वो 4 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि किस तरीके से आप रिक्रूट करोगे पर्सन को, उसके बाद उसको किस तरीके से ट्रेन करोगे, आफ्टर दैट उसकी इफ़िशियंसी कैसे मोटिवेट करोगे कि वो अपने टारगेट को अचीव करे, और उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी में. तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के आंसर निकल के आते हैं मैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से. जनरली F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. And the fourth, development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. See, these 4 principles are reflected the answer of these 4 questions. Now we discuss the principles briefly one by one. Let we started for the first one principle, science not the rule of thumb. Now student, we discuss about the first principle, science not the rule of thumb. Taylor maintained that the rule of thumb should be replaced by scientific knowledge. While rule of thumb emphasizes mere estimation, scientific method denotes precision in determining any aspect of work. This should be done with the help of careful scientific investigation. See, इस प्रिंसिपल में क्या होता है, टेलर को ये बिलीव हुआ कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है. एक ऐसा बेस्ट मेथड निकाला है जिससे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो. तो इसके थ्रू हम ये एक मैथोलॉजी को डेवलप किया जिसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं. इसको हम ट्रायल एंड अप्रोच भी बोल सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जांपल बताती हूँ. अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड टाइम सोचना है कि इस काम को करने में इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा? जो प्रीवियस बंदा उसको काम करा होगा उस टाइम ड्यूरेशन में. तो ये स्टैंडर्ड हमारी प्रीवियस नॉलेज होगी, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम वो टाइम स्टैंडर्ड बना सकते हैं. और अगर मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं टाइम स्टैंडर्ड नहीं बना पाऊँगी. तो इसके थ्रू हम लोग जो रूल ऑफ थंब है, इसके थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं कि वर्क को करने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा होगा, उसी हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ टाइम रखा जाता है. तो इस तरीके से हमें टारगेट को फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होती है जब हमने कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस को फेस आउट किया होता है. तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है. सेकेंड आते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड. सबसे पहले जानते हैं हार्मोनी का मतलब होता है सब मिलजुल के काम करना. कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कॉर्डेड बोला जाता है. तो जनरली
टेलर emphasizes the harmony rather than the discordance should be obtained in the group action. जितने भी हम लोग साथ में काम करते हैं तो टेलर ने एम्फेसिस किया कि सबको मिलके काम करना है, एक दूसरे का साथ देके काम करना है, ना कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स करना है. हार्मोनी से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, कंट्रीब्यूशन मिलता है वर्कर्स को काम करने के साथ में. और अगर हमारे यहाँ पे डिस्कॉर्डेड हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फिर काम नहीं करेंगे, हमारी एफिशिएंसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम एक दूसरे पे काम टालना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क अच्छे से नहीं हो पाता, हम बैठ जाएंगे, काम को छोड़ देंगे, फालतू के एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से डिस्कॉर्डेड से हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. तो यहाँ पर म्यूचुअल कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर ये हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है. हार्मोनी नहीं होगी तो हम लोग कभी भी मैनेजमेंट के कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे. जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव वर्कर्स के लिए है सबसे ज़्यादा अर्न करना, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करना है. तो इन दोनों को चीज़ों में एक कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों हम तभी कर सकते हैं जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी, तभी तो मेरे पास अर्निंग आएगी. तो यहाँ पे डिस्कॉर्डेड नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो या ना हो, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब नहीं होना चाहिए. तो ये होता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्डेड. नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल्स पे आते हैं हम. नाउ स्टूडेंट, थर्ड प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर दैट पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल बॉडी cooperate with each other. Scientific management is based on mutual confidence, cooperation and goodwill. It requires a complex mental revolution on the part of both workers and management. See, this principle is the extension of harmony and not discord. जनरली इस प्रिंसिपल में क्या है कि हमें यहाँ पे कॉपरेशन चाहिए, लेबर के बीच में भी और मैनेजमेंट के बीच में. अगर इन दोनों के बीच में अगर कॉपरेशन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते. अगर ये लोग सोचते हैं कि अकेले हम कुछ कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता. मैनेजमेंट सोचे कि मैं कुछ कर लूँगा लेबर के बिना तो नहीं कर सकते, लेबर सोचे मैनेजमेंट के बिना हम कर लेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेन करती है वर्कर्स को और वर्कर्स काम करके देते हैं मैनेजमेंट को. तो यहाँ पर कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कॉपरेशन हम कोई भी टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं. और कॉपरेशन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम से आता है. तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट का और जो लेबर का रिलेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि सजेशंस भी जाने चाहिए, फीडबैक भी जाना चाहिए. तो कॉपरेट करते हुए अगर वर्क करेंगे तो हम बहुत जल्दी से टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन प्रिंसिपल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ईच man to his greatest efficiency and prosperity. In order to maximize production, all possible efforts are made in increasing the efficiency of worker. See, लास्ट प्रिंसिपल में क्या है कि हमें यहाँ पर एक ही व्यक्ति पे फोकस करके नहीं रखना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमें उन सब का डेवलपमेंट साइंटिफिकली करना चाहिए. यानी अगर हम लोग ईच एंड एवरी पर्सन्स का अगर अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, उनको अच्छे से काम सिखाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि जब हमारे यहाँ पर एक ही बंदा काम करता है तो हम एक ही तरीके से कमाते हैं. अगर हर व्यक्ति हर तरीके से काम करेगा, अच्छे लेवल्स पे जाके काम करेगा, एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी. तो इस तरीके से डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वे में भी और टेक्निकली वे में भी. अगर हर व्यक्ति हर तरीके का काम सीखेगा तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है और वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति से कंपनी नहीं चलती, सारे लोगों के साथ कंपनी चलती है. तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं और ये 4 प्रिंसिपल्स अपने आप में बहुत साइंटिफिकली अप्रूव्ड है. और हर एक प्रिंसिपल अपने में ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक भी चीज़ इनमें से रह जाती है, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस आउट करना होता है. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टेक्निक्स है साइंटिफिकली. ये कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसका यूज़ करते हुए काम करता है सुपरवाइज़र या मैनेजर, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये टेक्निक्स हैं जो कि फोरमैन, सुपरवाइजर्स इनके द्वारा डील की जाती है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. Now student, here we discuss about the techniques of scientific management. These techniques was developed to improve quality of work, as a single supervisor may not be the expert in all aspects of the work. Therefore, workers are to be supervised by specialist foremen. The scheme of functional foremanship is an extension of principle of specialization at the supervisory level. See, ये कुछ टेक्निक्स है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं. जनरली ये टेक्निक्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं.
तो ये टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है जो सुपरवाइजरी लेवल पे हर काम को बहुत क्वालिटेटिव वे में करा सकता है। ये 7 टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप, देन स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, देन वर्क स्टडी, नेक्स्ट इसके बाद आपका है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब हमारे वर्क स्टडीज़ में ऑलमोस्ट आती है, मैथड स्टडी वगैरह ये सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट फटिग स्टडी। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। लेट वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, फंक्शनल फोरमैनशिप। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट टेक्निक इज़ द फंक्शनल फोरमैनशिप। जनरली फंक्शनल फोरमैनशिप होता क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम डिवीज़न ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन करते हैं फ्लोर लेवल पर फैक्ट्री में। यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जाता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जनरली यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो उनको ऑर्डर्स दिया जाता है, जिनमें 8 फोरमैन होते हैं जो अपने अपने फंक्शंस में काम कराते हैं। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री मैनेजर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। यहाँ पे जो प्लानिंग इंचार्ज है उनके अंडर में 4 लोग हैं और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उनके अंडर में भी 4 लोग हैं। इन जो 4 लोग हैं प्लानिंग में, उसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और डिसिप्लिनियर है। और जो प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। सी प्लानिंग इंचार्ज जो है, जो सबसे पहले रूट क्लर्क है, ये स्पेसिफाई का एग्जैक्ट सीक्वेंस बताता है किस तरीके से प्रोडक्शन आपका चलेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड जो क्लर्क है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है वर्कर्स को वो बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, वो टाइम बताता है इतने टाइम ड्यूरेशन में ये काम करना है और इतना ही खर्चा इसके ऊपर आएगा। जो शॉप डिसिप्लिनर होता है, ये पूरी तरीके से डिसिप्लिन को देखता है कि जो फैक्ट्री उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को सब देखता है वर्कर्स के। तो ये 4 लोग होते हैं प्लानिंग इंचार्ज में। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन इंचार्जेस में। प्रोडक्शन इंचार्जेस नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी। फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको सिर्फ ये जानना है, ये टेक्निक में अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को सेपरेट रखते हैं, अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो हम सबको काम बांट देते हैं ना, कि आप ये काम देखना, आप ये काम करना। तो वो जो जिनको काम बांटा होता है वो अपने अंडर में कुछ लोगों को और रखते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो यही चीज़ होती है कंपनी के अंदर भी, फैक्ट्री के अंदर, जो मैनेजर डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, एक प्लानिंग करता है और एक काम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप होता है। तो यहाँ पर हम वर्कर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उनसे अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड इसका है प्रोडक्शन इंचार्ज, उसका पढ़ते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट, सेकंड प्रोडक्शन इंचार्जेस। हमने प्लानिंग इंचार्जेस का तो पढ़ लिया था, उसमें पहला है गैंग बॉस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो टूल्स और मशीन्स को प्रॉपरली अरेंज करना, जिससे वो काम स्टार्ट कर सके। सेकंड होता है स्पीड बॉस, रिस्पॉन्सिबल होता है टाइम के लिए कि जो वर्क है वो उस टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म होना चाहिए, स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है वर्कर्स की, वो देखता है। थर्ड है रिपेयर बॉस, जो पूरी तरीके से कंडीशंस देखता है टूल्स और मशीन्स की कि प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं की वहीं उस चीज़ को वो ठीक कर सके। लास्ट होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब जो क्वालिटी को चेक करता है कि अच्छा सामान बन रहा है कि नहीं बन रहा, अच्छे से वर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रोडक्शन इंचार्जेस होते हैं। तो आपका प्लानिंग एंड प्रोडक्शन में ये 4 लोग होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं और यही 4 लोग अब वर्कर्स से काम निकलवा रहे होते हैं। आप जाते हैं सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, पहले तो मीनिंग जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इससे क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटी, और जो सिंप्लीफिकेशन होता है इसमें हम वो जो वैराइटीज़ ऑफ सुपर फ्लोर्स, वैराइटीज, साइजेस और डायमेंशंस होते हैं प्रोडक्ट के, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, यानी सिंपल मेथड्स निकालना। स्टैंडर्ड में हम लोग को प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशंस, इनमें स्टैंडर्ड तरीके की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा हमारा। और सिंप्लीफिकेशन से हमारे जो फालतू की कोई भी चीज़ गलत तरीके से हो रही है, इन्वेंट्रीज़ का वेस्टेज हो रहा है, या हम कोई ऐसा मेथड के यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा टर्नओवर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, तो सिंपल एक ऐसा वे निकालना चाहिए जिससे वर्क हमारा अच्छा हो, कम से कम चीज़ों को यूज़ करते हुए, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो टूल्स हो, मशीन्स हो। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम अपने वर्क को बहुत ईजी मैनर में काम कर सकते हैं। और अगर हमने इस चीज़ को यूज़ कर लिया तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर पार्ट्स और प्रोडक्ट की इस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मशीनों मैन की भी, क्वालिटी मटेरियल भी बहुत अच्छे से यूज़ होगा। नेक्स्ट हम जो थर्ड पढ़ेंगे, मैथड स्टडी।
आते हैं नेक्स्ट थर्ड, मैथड स्टडी। मैथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये निकालना है कि बेस्ट वे निकालना है जिसकी वजह से हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए मिनिमम कॉस्ट में। अगर हमारे कम से कम खर्चे पे अच्छे से ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी बन रही हो और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो रही हो वर्कर्स की, मटेरियल की भी, एंड पावर कैपिटल सब की, तो वो मेथड स्टडी होता है। एग्जांपल बता दी हूँ, अगर मैंने किसी कार की डिज़ाइनिंग करी है, उसे असेंबल भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑपरेशन, प्लेस और मैन और मशीनरी, रॉ मटेरियल इनका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करूँगी जिससे इन सब चीज़ों को अरेंज करने में कम से कम खर्चा लगे और अच्छे से अच्छी चीज़ डिज़ाइन हो जाए। तो ये मेथड स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पे जनरली जो ये मेथड है, अगर हम इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते, वॉलेटेड का मतलब आपको क्वेश्चंस मैंने 2 दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे होंगे। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ बीन वॉलेटेड हियर। यहाँ पर अगर मेथड स्टडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा टेक्निक्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि जहाँ पर कम से कम खर्चा लग रहा है और उसको कितने अच्छे तरीके से हम क्वालिटी की चीज़ बना सकते हैं, तो उस चीज़ को हम मेथड स्टडी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम लोग ये टेक्निक में ये फाइंड आउट करते हैं कि हम जो मूवमेंट्स करते हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, सिट बैठ रहे हैं, वर्कर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। तो यहाँ पर वो एक्टिविटी जो अननेसेसरी है, जो वेस्टफुल है, उनको एलिमिनेट करना, क्योंकि वेस्टफुल अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, इनको अगर हटाएंगे तभी हमारी एफिशिएंसी और अच्छे से निकल के आएगी। तो जो फालतू के मोशन किए जा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा, उनको एलिमिनेट करते हैं जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और बेस्ट तरीके से वर्क हो पाए। नेक्स्ट 5th टेक्निक पे आते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं कि वर्कर को कितना टाइम लगेगा अपनी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, क्योंकि जो भी उनको काम दिया जाता है, वेल डिफाइंड जॉब है उनकी, तो कितना टाइम उनको लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसी हिसाब से उनके इंसेंटिव स्कीम्स और उनको कितना खर्चा कैसे क्या देना है, तो वो डिसाइडेड करता है टाइम स्टडी के ऊपर। तो जनरली टाइम स्टडी जो हम डिपेंड करते हैं वो 3 चीज़ों पर होता है। एक तो वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टास्क, साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों के हिसाब से हम टाइम स्टडी करते हैं, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं बताओगे उनको, तब तक वर्कर काम करके प्रॉपरली नहीं देगी और ना ही आप उनको इंसेंटिव डिसाइड कर पाओगे। नेक्स्ट 6 आते हैं फटिग स्टडी। फटिग का मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थक जाना। फटिग स्टडी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे लेबर्स काम करती है, तो लेबर्स 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करती है। तो वो 12-12 जो 18-18 घंटे काम कर रही होती है, तो उसमें उनको इंटरवल्स चाहिए होते हैं। तो वो इंटरवल्स जानने के लिए हमें फटिग स्टडी करनी पड़ती है कि हमें कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ इंटरवल्स उनको देने हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में। क्योंकि अगर उनको इंटरवल देने हैं, अगर वो बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो उनको इंटरवल्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर छोटे टाइम पीरियड का काम है तो हमें इंटरवल कम रखने पड़ेंगे। तो फटिग स्टडी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल्स को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, रेस्ट ऑफ इंटरवल्स जो दिए जाएंगे तो इससे जो उनका स्टैमिना है वो वापस फिर से आ जाएगा और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग फटिग स्टडी नहीं करें और इंटरवल्स नहीं दे, एक ही इंटरवल दें 18 घंटे में, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं, रिजेक्शन हो सकता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। इसी कॉजेज़ के कारण हम लोग फटिग स्टडी करते हैं। और फटिग स्टडी करना भी जनरली प्लांट पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहा है एक व्यक्ति, तो इसलिए नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने हमें देने होंगे रेस्ट के लिए, ये सब चीज़ें हम फटिग स्टडी में पता करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7th। नाउ स्टूडेंट 7th टेक्निक इज़ अ डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में भी आती है, बोर्ड में भी। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डिफरेंस निकाला जाता है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स का। टेलर ने ये चाहा है कि जो अच्छा काम करता है वो वर्कर्स अलग और जो अच्छा काम नहीं करते वो अलग। अब यहाँ जो अच्छा काम करते हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। उसी के हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वेजेस डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम रखा गया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स आउटपुट बना रहे हैं उनको बहुत अच्छा दिया जाएगा, यानी उनके पीस वेजेस अच्छे होंगे, और जो कम कर रहा है, जो इनएफिशिएंट है, उनको हम कम देंगे। तो इस तरीके से पीस वेजेस सिस्टम से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट के लिए लोग काम करेंगे और वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। स्टैंडर्ड टास्क दिया है 10 यूनिट्स का, रेट्स हैं 50 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स और मोर।
and the 40 per unit for producing less than 10. Workers produces 11 units, he gets 550. यानी उसने 10 यूनिट्स पे 50 रुपये के हिसाब से था और फिर वो 10 यूनिट जो से कम करेगा जो 40 के थे। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, हमें ज़्यादा कमाना है तो हमने 11 यूनिट्स करे, तो हमारे पास अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई। और बी वाले ने कोशिश भी करी तो कम से कम 9 तक तो पहुँचे। तो ये डिफरेंस जो एनालाइजिंग किया जाएगा तो इससे जो डिफरेंस निकल के आएगा 190 रुपीज़ के, इसके लिए वो मोटिवेट होगा वी कि मेरे को भी काम करना चाहिए ताकि मैं भी अर्न ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँगी। तो ये 7 टेक्निक्स है जिसकी वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं वर्कर्स से, अगर हम इन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करें। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्यूल। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लास्ट कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको आपको डिस्कस कर रही हूँ। नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्यूल। दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है? फ्यूल एंड टेलर के बेसिस में आपको बेसिस के अकॉर्डिंग दिए, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में बेसिस के अकॉर्डिंग आता है। पहला बेसिस है नेचर ऑफ रिसर्च। दोनों ने रिसर्च किस बेसिस पे किया है? फ्यूल ने जो थ्योरी बनाई है फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस पे बनाई है, और जो टेलर ने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया है। कंसर्न सेकेंड पॉइंट, जो फ्यूल कंसर्न करता है वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को करता है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। टेलर ने भी कंसर्न किस पे किया है? वर्कर्स की एफिशिएंसी की, इसलिए उन्होंने टेक्निक्स बनाई है। थर्ड आते हैं लेवल। फ्यूल ने जो डिज़ाइन किया है प्रिंसिपल्स वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए किए हैं, और जो टेलर ने प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए हैं वो लोअर लेवल के लिए किया है। फोर्थ आते हैं फोकस। फ्यूल ने जितने भी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने प्रिंसिपल से, मेन फोकस उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है। और जो टेलर है उसका मेन जो फोकस है वो वर्क को सिंप्लीफिकेशन करने पे ज़्यादा फोकस है कि यहाँ सिंपल वर्क होगा तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है और वर्क में ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, पर्सनैलिटी। जनरली जो फ्यूल ने डेवलप किया पर्सनालिटी वो रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की है, इसलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला गया है। और जो टेलर है इसमें पर्सनालिटी जो जनरल हुई है वो साइंटिस्ट वाली हुई है, तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया है। नेक्स्ट, आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, 6 मेजर कंट्रीब्यूशन। Henry Fewell main contribution was to produce a systematic theory of management with the help of 14 principles of general management. Generally Henry Fewell ने आपने देखा होगा 14 principles दिए हैं, और जो F.W. टेलर है इन्होंने हमें प्रोडक्शन लाइन के जितने भी साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है F.W. टेलर का। ह्यूमन एलिमेंट, हेनरी फ्यूल ने एम्फेसिस किया ह्यूमन एलिमेंट में, जिसमें हम इक्वालिटी, इनिशिएटिव, इनोवेशन, ह्यूमंस को लेके ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात करी है। और F.W. टेलर ने इन सब चीज़ों को इग्नोर मारा है, उन्होंने सिर्फ ये प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज़ की जा सकती है उस पर फोकस मेन किया है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है, उनको हम चेंज कर सकते हैं, बट जो साइंटिफिक अप्रोच है जो F.W. टेलर ने बनाई है वो रिजिड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने एक पास्ट एक्सपीरियंस से फेस आउट किया, तो उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 9th, एप्लीकेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स हमारे बिजनेस के लिए भी हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट जो F.W. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, हर स्पेसिफिक सिचुएशन में एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट यूनिवर्सल नहीं है। लास्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है 1 बॉस फॉर द 1 एम्प्लॉय, बट F.W. टेलर इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो मिनिमम 8 बॉसेस चाहिए उसको। तो यहाँ पर ये कुछ कंपैरिजंस हैं बेसिस के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स के। जनरली आपको बता देती हूँ उस पूरे चैप्टर में प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनको बहुत सीरियसली नोट पे आप पढ़िएगा विद एग्जाम्पल्स। बाकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।